जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल टाइम इंस्टीट्यूट में। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 होम साइंस का 5th यूनिट, यानी क्लास 12 का जो है होम साइंस का 5th यूनिट यह चलने वाला है ऑब्जेक्टिव सीरीज। ठीक है, यह वीडियो हालांकि देखें तो यह 10वां वीडियो में से आपका ये 9वां वीडियो होने वाला है। मतलब क्या कि 10 वीडियो टोटल आपका सीरीज हमने चलाया था कि 10 वीडियो का आपका सीरीज चलेगा। जितना भी होम साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलता है उन सभी का जो है हम लोग एक साथ ऑब्जेक्टिव को करेंगे। ठीक है, और 5 यूनिट में करेंगे। तो ये फाइनली आपका 5 यूनिट आ गया है। ठीक है, बस इसके बाद से आपको जो है एक वीडियो ही और मिलेगा, उसके बाद आपको बस निश्चिंत हो जाना है। उसके बाद आपको सब्जेक्टिव की तैयारी करनी है। ठीक है, तो ये जो है आपका वीडियो जो है 9 of 10 होने वाला है। क्या होने वाला है? 9 of 10 होने वाला है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। इससे पहले हमने अगर देखें तो 4 यूनिट करा रखे हैं, यानी कि 4 यूनिट लगभग 400 क्वेश्चन है ना। 400 क्वेश्चन हमने करा रखा है इससे पहले। अब देखते हैं और 100 क्वेश्चन बच गया है मात्र आपका, जिसमें कि यह स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि गृह विज्ञान का अर्थ क्या होता है। गृह विज्ञान जो है उसका अर्थ क्या होता है? घर को सजाने की कला, या फिर अपने संसाधनों को प्रबंध करने की कला, या गृह का प्रबंध करने वाला विज्ञान, या घर में कार्य करने वाला विज्ञान। तो देखिए गृह विज्ञान का अगर अर्थ देखें तो लोगों को समझ में आता है कि घर सजाने की कला है, ये अपने संसाधनों को प्रबंध करने की कला। देखिए घर सजाने की कला केवल नहीं है, बल्कि अपने संसाधन जो है मानवीय आवश्यकताओं की जो पूर्ति है, जो अपना संसाधन है उसको प्रबंध कराने की जो है कला सिखाता है। कौन भाई? गृह विज्ञान, है ना। लेकिन अधिकतम लोगों के मन में जो है, स्टूडेंट के मन में ये बैठा दिया जाता है कि गृह विज्ञान में आप जो है खाना बनाना सीखेंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने संसाधनों का कैसे प्रबंध करते हैं, कैसे उनका उपयोग करते हैं, कहाँ कैसे उपयोग करनी चाहिए, उनकी जो है जांच परख कैसी करनी चाहिए, इन चीज का प्रबंध करने की ये कला सिखाता है। कौन भाई? तो गृह विज्ञान, इसका अर्थ यही होता है। ठीक है, अगला है केवल महिला में स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? प्रोलैक्टिन, थायरॉक्सिन, या घ्रेलिन, या इंसुलिन। देखिए केवल महिला में जो है स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है? तो प्रोलैक्सिन। कौन सा है? प्रोलैक्सिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है कि आहार प्रशिक्षण संबंधी लाभ कौन सा है? आहार प्रशिक्षण संबंधी लाभ कौन सा है? जैली पापड़ बनाना, कागज निर्मित वस्तु बनाना। देखिए ये जैली पापड़ बनाना ये तो आहार संबंधित है ना लाभ है, लेकिन कागज निर्मित वस्तु ये तो भाई आहार में नहीं आता है। कैन की वस्तु बनाना, ये वस्तु जब बन रहा है तो आहार में थोड़ी आ रहा है, कोई नहीं। देखिए यहाँ पे अगर आहार प्रशिक्षण संबंधित लाभ अगर है तो वो जेली पापड़ बनाना अगर आप सीख रहे हैं तो समझ लीजिए आहार प्रशिक्षण संबंधित आपको लाभ मिल रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पारिवारिक आय में वृद्धि के चरण हो सकते हैं। पारिवारिक आय में जो वृद्धि होते हैं, आय में वृद्धि, इनकम सोर्स में जो वृद्धि होता है उसका चरण क्या हो सकता है? ट्यूशन पढ़ाना, घरेलू उद्योग, या क्रैच खोल कर रखना, या फिर ऑल। तो देखिए पारिवारिक आय में वृद्धि का चरण अगर बात करें, पारिवारिक आय में वृद्धि का चरण तो ट्यूशन भी पढ़ा करके आप कर सकते हैं, घरेलू उद्योग भी आप खोल सकते हैं छोटा मोटा, या फिर आप जो है क्रैच खोल करके भी जो है आप अपना कार्य स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऑल हो जाएगा हमारे यहाँ पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि गृह विज्ञान किस तरह का विज्ञान है? गृह विज्ञान जो है किस तरह का? प्रायोगिक विज्ञान है, व्यावहारिक विज्ञान है, आंतरिक विज्ञान है, या कोई नहीं विज्ञान है? मतलब कोई नहीं। तो देखिए गृह विज्ञान में जो है हमें जीवन से संबंधित जितनी भी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उनका प्रबंध कैसे किया जाए, यानी कि हमारे जीवन के व्यावहारिक चीजों का प्रबंध कराने का विद्या देता है। यानी गृह विज्ञान किस तरह का विज्ञान है? व्यावहारिक विज्ञान है। कैसा विज्ञान है? व्यावहारिक विज्ञान है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गृह विज्ञान शिक्षा विद्यार्थियों को एक जागरूक बनाता है। गृह विज्ञान की जो शिक्षा है वो विद्यार्थियों को एक जागरूक बनाता है। किसके प्रति जागरूक बनाता है? खरीदार के प्रति, उपभोक्ता के प्रति, या शिक्षक के प्रति, या फिर और। तो देखिए गृह विज्ञान जो है इसकी शिक्षा विद्यार्थियों को एक जागरूक बनाता है। किसके प्रति जागरूक बनाता है? तो उपभोक्ता के प्रति। मतलब आपको वस्तु का प्रबंध कैसे करना है, वस्तु को कौन सी वस्तु को जो है क्वालिटी वाइज खरीदनी है, इन चीज का प्रबंध करना जो है हमें कौन सिखाता है? गृह विज्ञान के शिक्षा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि चाइल्ड केयर प्रशिक्षण। क्वेश्चन क्या है? चाइल्ड केयर प्रशिक्षण से लाभ प्राप्त हो सकते हैं किस चीज का? ठीक है, चाइल्ड केयर प्रशिक्षण से लाभ प्राप्त हो सकते हैं हस्तशिल्प बनाने में, या अल्पाहार बनाने में, या डे केयर सेंटर खोलकर, या हॉबी क्लास चलाने में, हैवी क्लास चलाने में। तो देखिए चाइल्ड केयर प्रशिक्षण, चाइल्ड केयर प्रशिक्षण समझ रहे हैं, मतलब बच्चों का जो है शिक्षा व्यवस्था, इस चीज के प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त हो सकता है। किसको बनाने में जो है बच्चों को जो है लाभ प्राप्त हो सकता है?
तो डे केयर सेंटर खोल करके जो है, डे केयर सेंटर खोल करके आप जो है बच्चों को लाभ प्राप्त करा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गृह विज्ञान से पीएचडी करने वाला सर्वप्रथम पुरुष कौन सा था? गृह विज्ञान से पीएचडी करने वाला सबसे पहला पुरुष कौन सा था? गृह विज्ञान से पीएचडी करने वाला सबसे पहला पुरुष कौन सा था? तो सबसे पहला पुरुष था भाई डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर। कौन था? डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर। कौन था भाई? डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर। गृह विज्ञान से पहला पीएचडी करने वाला व्यक्ति सर्वप्रथम पुरुष कौन था भाई? तो डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर। ठीक है, गृह विज्ञान से पहला पीएचडी जो है ना इसी ने किया था, डॉक्टर के.एन. चंद्रशेखर, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दहेज निरोध अधिनियम कब पारित हुआ था? दहेज निरोध अधिनियम मतलब दहेज नहीं लेना है, इस चीज का जो अधिनियम है, दहेज का विरोध करना है, इस चीज का अधिनियम कब पारित हुआ था, है ना? दहेज निरोध अधिनियम कब पारित हुआ था? तो दहेज निरोध अधिनियम की बात करें तो 1955 में पारित हुआ था, दहेज निरोध अधिनियम। ठीक है, वो कब पारित हुआ था? 1955 में ही पारित हुआ था। अगला है, बीएससी गृह विज्ञान में प्रवेश लेने की योग्यता क्या है? बीएससी यानी बैचलर ऑफ साइंस, गृह विज्ञान में प्रवेश करने की योग्यता क्या है? अगर आप बैचलर ऑफ साइंस हैं तो गृह विज्ञान में प्रवेश करने की क्या योग्यता होनी चाहिए आप में? ठीक है, गृह विज्ञान में प्रवेश करने की क्या योग्यता है? ऑप्शन है 12वीं पास होनी चाहिए, 10वीं पास होनी चाहिए, डिप्लोमा पास या कोई नहीं। तो देखिए, अगर बात करें कि गृह विज्ञान हमें जो है प्रवेश करना है और बीएससी के छात्र हैं हम, तो क्या मतलब हमारी होनी क्या चाहिए? तो 10वीं पास, बस 10वीं पास के आधार पर आप कर सकते हैं क्या? तो गृह विज्ञान में प्रवेश हो सकते हैं। ठीक है, अगला है, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना हुई थी। केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड, केंद्रीय समाज यानी समाज का जो है कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, है ना? केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना 1953 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन दे रखा है कि स्नातकोत्तर, स्नातकोत्तर मतलब क्या? स्नातकोत्तर को हम लोग क्या कहते हैं? बीए या फिर बीएससी या बीकॉम। ठीक है, स्नातकोत्तर। अगला है, स्नातकोत्तर गृह विज्ञान की न्यूनतम योग्यता क्या है? स्नातकोत्तर गृह विज्ञान की न्यूनतम योग्यता यानी कम से कम योग्यता क्या है? तो बीएससी गृह विज्ञान, यानी गृह विज्ञान से अगर आप बीएससी किए हैं तो स्नातकोत्तर जो है गृह विज्ञान की न्यूनतम योग्यता हो गई आपकी। ठीक है, कम से कम आपने उसमें योग्यता प्राप्त कर लिया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महिला शिक्षा निधि की स्थापना दिल्ली में कब हुई थी? महिला शिक्षा निधि की स्थापना दिल्ली में जो है कब हुई थी? महिला शिक्षा निधि की स्थापना दिल्ली में कब हुई थी? 1928 को, याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि गृह विज्ञान की शाखा कौन सी नहीं है इसमें? गृह विज्ञान की कौन सी शाखा इसमें नहीं है? तो गृह विज्ञान की शाखा कौन सी नहीं है भाई? तो देखिए, डायटेटिक्स है ना, डायटेटिक्स या वस्त्र विज्ञान या मानव विज्ञान या प्रसार शिक्षा। देखिए, गृह विज्ञान की शाखा में वस्त्र विज्ञान भी आता है, वस्त्र के बारे में भी जानकारी मिलता है, मानव विज्ञान की भी जानकारी मिलता है, प्रसार शिक्षा प्रसार की भी जानकारी मिलता है, लेकिन ये डायटेटिक्स का जानकारी इसमें नहीं मिलता है गृह विज्ञान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अनौपचारिक शिक्षा का माध्यम, अनौपचारिक शिक्षा का माध्यम कौन सा है? अनौपचारिक शिक्षा का माध्यम कौन सा है? तो अनौपचारिक शिक्षा का अगर माध्यम बोले तो वो क्या है? नालंदा हुआ, नालंदा का खुला हुआ विश्वविद्यालय, है ना, नालंदा विश्वविद्यालय अनौपचारिक शिक्षा का माध्यम है। ठीक है, अगला है, गृह विज्ञान प्रशिक्षण के लिए, गृह विज्ञान प्रशिक्षण के लिए कब दिल्ली में लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना हुई थी? यानी गृह विज्ञान के प्रशिक्षण के लिए, गृह विज्ञान की शिक्षा प्राप्ति के लिए जो है दिल्ली में लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? दिल्ली में लेडी इरविन कॉलेज की स्थापना कब हुई थी? तो 1932 में, याद रखिएगा आपको। ठीक है, अगला 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है कि किसमें गृह विज्ञान विकास में योगदान नहीं देता है? किस क्षेत्र में या फिर किस चीज में, किस चीज में जो है गृह विज्ञान विकास के क्षेत्र में जो है ना योगदान बिल्कुल भी नहीं देता है? तो कंप्यूटर क्षेत्र में ये विकास के क्षेत्र में योगदान नहीं देता है। रोजगार में देता है, पोषण क्षेत्र में भी देता है, लेकिन कंप्यूटर के क्षेत्र में विकास में योगदान नहीं देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन है कि प्रथम अखिल भारतीय महिला अधिवेशन पूना में कब हुआ था? प्रथम अखिल भारतीय महिला अधिवेशन जो है पूना में कब हुआ था? पूना में कब हुआ था? कब हुआ था? तो 1927 ईस्वी को प्रथम अखिल भारतीय महिला अधिवेशन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, गृह विज्ञान से आशय है गृह संबंधी डैश या फिर विज्ञान, है ना? गृह विज्ञान से क्या आशय है? गृह संबंधी डैश या विज्ञान। तो यहाँ पे आपको भरना है क्या भरना है? तो देखिए ऑप्शन है ज्ञान, बुद्धि, विकास या अनजान। तो देखिए, गृह विज्ञान से आशा है गृह संबंधी ज्ञान या विज्ञान, बिल्कुल सही है भाई। गृह संबंधी यानी घर से संबंधित ज्ञान मिलेगा या विज्ञान मिलेगा। विज्ञान को क्या कहते हैं? मतलब किसी भी वस्तुओं से प्राप्त ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं, है ना? वही हो गया, किसी गृह विज्ञान से आशय गृह संबंधी ज्ञान या फिर विज्ञान से है। ठीक है, तो ज्ञान हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है कि शरीर के ऊतकों का मूल आधार क्या है? मतलब शरीर का जो ऊतक है
है ना। उत्तक आपको पता होना चाहिए किस चीज से बना होता है। तो उत्तक किस चीज से बना होता है भाई? सबसे अगर सूक्ष्मतम इकाई अगर शरीर का बोले तो वो क्या है? कोशिका, है ना, कोशिका। और काफी सारा कोशिका मिलकर के बनाता है क्या? उत्तक। क्या बनाता है? उत्तक, है ना, उत्तक बनाता है। और उत्तक बनने के बाद क्या बनता है? तंत्र बनता है। और तंत्र के बाद अंग तंत्र। और अंग तंत्र जब मिलता है तो फिर जो है एक शरीर की संरचना का निर्माण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि शरीर के ऊतकों का जो मूल आधार है वो क्या है? शरीर के ऊतकों का जो मूल आधार है, इसका जो निर्मित होता है, मूल आधार अगर देखिए सोडियम है, वसा है, जल है, या फिर क्लोराइड है, तो देखिए मूल आधार इसका जल है ना। मूल आधार क्या है? जल है। ठीक है, तो यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। क्या है कि स्वच्छता के किस कार्य के लिए, स्वच्छता के किस कार्य के लिए जल की अधिकता आवश्यकता होती है? अधिकता आवश्यकता मतलब अधिकतम आवश्यकता होती है। स्वच्छता के किस कार्य के लिए जल की अधिकतम आवश्यकता होती है? नहाना, हाथों की सफाई, कपड़ों की धुलाई, दांतों की सफाई। तो देखिए स्वच्छता की कार्य के लिए, स्वच्छता के कार्य के लिए जल की अधिकतम आवश्यकता की अगर बात करें तो किस चीज में होती है? आपको भी पता होगा कि कपड़ों की धुलाई में जो है ना जल की अधिकतम आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला है मनरेगा योजना कब आरंभ हुई थी? मनरेगा योजना कब आरंभ हुई थी? तो 2 अक्टूबर 2005 को याद रखिएगा। ठीक है, गृह विज्ञान में किन विषयों पर राहन अध्ययन कराया जाता है? किस विषयों पर जो है राहन अध्ययन कराया जाता है गृह विज्ञान में? तो देखिए आहार व पोषण और गृह प्रबंध में, या फिर बाल विकास एवं वस्त्र विज्ञान में, या प्रसार शिक्षा में। ऑल हो जाएगा यहाँ पे। गृह विज्ञान में किन विषयों पर गहन अध्ययन कराया जाता है? तो सभी विषयों पर जो है गहन अध्ययन किया जाता है। गहन है यह, ठीक है, राहन नहीं, गहन है ये। गहन मतलब होता है गहरा अध्ययन, अच्छी से पढ़ाई, अच्छी से मतलब अच्छा से जो है उसका पढ़ाई करना। ठीक है, अगला है कौन सा कार्य स्वरोजगार व संस्था में रोजगार दोनों क्षेत्र में संभव है? स्वरोजगार मतलब खुद से भी आप रोजगार कर सकते हैं और संस्था में भी आप रोजगार कर सकते हैं, संभव है। डाइटिशियन रोजगार, या फिर इंटीरियर डिजाइनर, या ब्यूटिशियन, या फिर कोई नहीं। देखिए कौन सा कार्य स्वरोजगार और संस्था में रोजगार दोनों क्षेत्रों में संभव है? ऐसा कौन सा रोजगार है? तो भाई इसमें से ऐसा कोई भी रोजगार नहीं है जो कि खुद से भी कर सकते हैं और संस्था में भी संभव है। अगला है गृह विज्ञान के द्वारा स्वरोजगार का अवसर क्या है? गृह विज्ञान के द्वारा जो है स्वरोजगार का अवसर में क्या है? तो निर्माण इकाई। ठीक है, क्या है? निर्माण इकाई। मतलब खुद से अगर आपको रोजगार करना है उसका अवसर क्या है? निर्माण इकाई। मतलब सबसे पहला जो आपको रोजगार का इकाई अपनाना पड़ेगा, पहला जो क्रम है वो क्या है? तो आपको खुद से जो है किसी भी प्रोडक्ट को खुद से निर्मित करना होगा, कहीं से आपको निर्मित खुद से करना होगा। ठीक है, अगला है कि गृह विज्ञान का क्षेत्र कौन सा है? गृह विज्ञान का क्षेत्र कौन सा है? गृह विज्ञान का क्षेत्र कौन सा है? आहार व पोषण, सही बात है भाई। बाल विकास, गृह प्रबंध, ऑल, तो ऑल हो जाएगा हमारा, क्योंकि गृह विज्ञान में सब आता है। आहार व पोषण भी आता है, बाल विकास भी आता है, गृह प्रबंध भी आता है। अगला है बिहार में तकनीकी यानी व्यावसायिक आधारित गृह विज्ञान की शिक्षा कहाँ प्रदान की जाती है? तकनीकी आधारित गृह विज्ञान की शिक्षा, है ना। बिहार में पूछा जा रहा है कि बिहार में तकनीकी आधारित गृह विज्ञान की शिक्षा कहाँ प्रदान किया जाता है? याद रखना एक ही है, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ है? पूसा यानी कि समस्तीपुर में पड़ता है। ठीक है, राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? क्वेश्चन है कि हस्तशिल्प प्रशिक्षण से लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं? किस चीज का? हस्तशिल्प प्रशिक्षण से किस चीज का लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं? किस चीज का लाभ हम लोग प्राप्त कर सकते हैं? हस्तशिल्प, रबड़, प्लास्टिक की वस्तुएं वगैरह हो गया, इस चीज का हम लोग आराम से हस्तशिल्प प्रशिक्षण से, यानी रबड़ हो गया, कोई चीज प्लास्टिक वगैरह हो गया, इस चीज का वस्तुएं आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं हस्तशिल्प प्रशिक्षण से। मतलब आपको जो है कोई टीचर जो है आपको गाइडिंग कर रहा है कि हाँ ये करिए, ये करिए, ये काम कीजिए आप। ठीक है, तो इससे हमें रबड़ मिल सकता है आराम से, और प्लास्टिक वगैरह की वस्तुएं आराम से प्राप्त हो सकता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसके अध्ययन से डाइटिशियन एवं कैटरिंग के कार्य छात्राएं कर सकती है? किसके अध्ययन से डाइटिशियन एवं कैटरिंग के कार्य छात्राएं कर सकती है? डायरीशियन, सिलाई अध्यापिका, कॉलेजों के प्राध्यापक, या इंटीरियर डायरेक्टर या पुष्प सज्जा, है ना। तो सिलाई अध्यापिका जो कर सकता है वो कौन कर सकता है? तो सिलाई अध्यापिका क्या हो जाएगा हमारा? सिलाई अध्यापिका या फिर डाइटिशियन। तो देखिए किसके अध्ययन से डाइटिशियन एवं कैटरिंग के कार्य छात्राएं कर सकती है? तो डाइटिशियन अगर आप किए हैं तो छात्राएं जो है अत्यधिक कार्य कर सकती है। कैटरिंग के कार्य छात्राएं, मतलब किसके अध्ययन से डाइटिशियन एवं कैटरिंग के कार्य छात्राएं कर सकती है? तो डाइटिशियन के अध्ययन से जो है छात्राएं कार्य कर सकती है कैटरिंग का। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 30 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, बोल रहा है कि कपड़े के चयन में क्या देखना चाहिए। अगर हम कपड़े का चयन कर रहे हैं उस समय क्या देखना चाहिए, मजबूती कपड़े की, कटाव, आकर्षण या फिर ऑल, ये मतलब कोई नहीं, है ना। कपड़े के चयन में हमें इनमें से चीज जो है, कौन सी चीजें हमें देखनी चाहिए, कटाव देखनी चाहिए मतलब कट कैसा है कपड़े का, आकर्षक कैसा है कपड़े का, या फिर मजबूती। तो इन सभी ऑप्शन में अगर देखें तो मजबूती हमें देखनी चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वस्त्रों की मूल इकाई का उद्गम क्या होता है। वस्त्र की जो मूल इकाई होती है, यानी पहला जो इकाई होता है, मूल उद्गम क्या होता है उसका, पेड़ पौधे, है ना। ज्यादातर वस्त्र जो है पेड़ पौधे से ही बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है कि FPO मार्क उपलब्ध रहते हैं किस चीज पे। FPO मार्क किस चीज पे उपलब्ध रहता है, केचअप पे, चाय पत्ती पे, नमक पे या शहद पे। तो केचअप पे जो है FPO का मार्क उपलब्ध रहता है। अगला क्वेश्चन है, अंडा तथा दूध संरक्षित होते हैं कितना डिग्री फ़ारेनहाइट पर। अंडा तथा दूध संरक्षित होते हैं कितना डिग्री फ़ारेनहाइट पर, है ना। अंडा तथा दूध जो सुरक्षित रहता है कितना डिग्री फ़ारेनहाइट पर रहता है। भाई बात करते हैं कितना डिग्री फ़ारेनहाइट पर, 40 F से या फिर 45 डिग्री F तक, या फिर 35 से 40 डिग्री F यानी फ़ारेनहाइट तक, या फिर 10 फ़ारेनहाइट से 20 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। देखिए बात करते हैं अंडा और दूध संरक्षित होने का, तो वो है 35 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है कि शरीर द्वारा सूक्ष्म मात्रा में पोषक तत्व होते हैं। शरीर द्वारा जो है सूक्ष्म मात्रा में पोषक तत्व होते हैं, विटामिन, लवण, प्रोटीन, यौगिक। तो शरीर द्वारा सूक्ष्म मात्रा में पोषक तत्व की अगर बात करें तो क्या होते हैं शरीर द्वारा सूक्ष्म मात्रा में पोषक तत्व, तो वो है विटामिन। क्या है, विटामिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जल का स्रोत कौन सा नहीं है। जल का स्रोत कौन सा नहीं है, इसमें से जल का स्रोत कौन सा नहीं है। तो मिठाई जो है जल का स्रोत नहीं है। पेयजल, भोजन, पेय पदार्थ, ये सब भाई जल का ही तो स्रोत है, लेकिन मिठाई जो है जल का स्रोत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 36 नंबर क्या दे रखा है, किण्वन की क्रिया में भाग लेते हैं क्या। किण्वन की क्रिया, किण्वन की क्रिया किसको कहते हैं, मतलब सड़ा गला दीजिए किसी भी पदार्थ को, है ना, तो वो क्या कहलाएगा आपका, सड़ा गला करके। अगर आप अंगूर को सड़ा दिए तो अंगूर का दारू हो गया, है ना, दारू यानी अल्कोहल वगैरह हो गया उस चीज का। तो वही चीज है कि किण्वन की क्रिया में जो है कौन चीज, कैसा ऐसा कौन सा चीज है जो कि इसमें से भाग लेता है। तो किण्वन की क्रिया में अगर भाग लेने वाला पदार्थ की बात करें तो इसमें कौन सा है, फफूंदी। भाई फफूंदी तो नहीं होता है, खमीर, एंजाइम या जीवाणु। तो देखिए खमीर जो है ना वो किण्वन की क्रिया में भाग लेते हैं। दालों में सबसे अधिक क्या मिलता है, विटामिन, वसा, आयरन या प्रोटीन। तो दाल में अगर बात करें तो दाल में अत्यधिक जो मिलता है हमें क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि इडली पकाई जाती है जल में, जल द्वारा, वाष्प द्वारा, जल द्वारा, धीरे धीरे या कोई नहीं। तो इडली की अगर बात करें कि इडली कैसे पकाई जाती है, तो इडली जो है वाष्प द्वारा पकाई जाती है। इडली किसके द्वारा पकाई जाती है, वाष्प द्वारा पकाई जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादक आहार है। सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादक आहार मतलब जो हमें अत्यधिक ऊर्जा देता है, अनाज, दाल, सब्जियां, फल हैं। तो अनाज जो है हमें सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादक आहार है। अनाज क्या है, सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादक आहार है, ठीक, अनाज। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन हो गया कि सिरका क्या है, अम्लीय, क्षारीय, चिकनाई विलायक या अवशोषक। तो सिरका की बात करें कि सिरका क्या है, तो सिरका एक क्षारीय पदार्थ है, ठीक है। जल की कठोरता के प्रकार कौन से, जल की कठोरता के प्रकार कौन से हैं, तो दो, मतलब कितने प्रकार हैं भाई, जल की कठोरता के 2 प्रकार हैं। अगला है, खेसारी दाल खाने से क्या होता है। खेसारी दाल अगर आप खा रहे हैं तो उसके सेवन से क्या होता है, पैरों में जो है हो सकता है कि लकवा आ जाए, क्या आ जाए, पैरों में लकवा, खेसारी दाल के खाने से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन दे रखा है 43 नंबर। देखिए क्वेश्चन है कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन सा है। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन सा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, दे रखा है कि कितने परसेंट, क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए 43 नंबर, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक इसमें से कौन सा है। वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक इनमें से कौन सा है। पोषण वृद्धि और विकास को प्रभावित करता है, बिल्कुल करता है भाई। अगर आपका अत्यधिक पोषण हो रहा है तो ठीक ठाक है, लेकिन अगर पोषण में कमी आ गया इससे भी जो है वृद्धि और विकास में अंतर पड़ता है। वातावरण से भी पड़ता है, अंतःस्रावी चीजों से भी पड़ता है, मतलब ग्रंथियों से। ऑल हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। अगला, कितने परसेंट स्कूली बच्चे में असमर्थताएं होती है। कितने परसेंट स्कूली बच्चे में असमर्थताएं पाई जाती है, कितने परसेंट स्कूली बच्चे में, तो 15% जो है स्कूली बच्चे में असमर्थताएं पाई जाती है, ठीक है। अगला हम लोग जो है मतलब 44 क्वेश्चन यहाँ पे हो गया, और जितना भी क्वेश्चन और बचा हुआ है आपका, ठीक है, अगले वीडियो हम लोग कर लेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।
यहाँ से आप रुकिए, आपका जो है एक स्क्रीनशॉट यहाँ से दिला देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ से जो है आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।